हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं और ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने रिवीजन क्लासेस पूरी अटेंड की हैं। अब तक 4 या 5 कंप्लीट हो चुकी हैं। एक बच्चे ने मेरे को पूछा, बच्चे ने या बच्ची ने मेरे को पूछा कि सर अब मेरे को बहुत सारे उसने चैप्टर लिखे और बोला कि सर इतने सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए अब मैं रिवीजन क्लास ही यूज़ करूँ, ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। देखिए, टाइम है आपके पास में, ऐसा नहीं है आपके पास में टाइम नहीं है। देखिए, मार्च अभी बचा हुआ है, अप्रैल अभी बचा हुआ है, मई में एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। मई फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्ज़ाम्स जो हैं वो चालू हो रहे हैं आपके। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, 2 महीने हैं, 2 महीने में कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर हो सकता है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतने सजेशन दूंगा कि वीडियो को देखो और वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको कर चुकी हैं, आपके सिलेबस में से बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हैं। तो पर्टिकुलर वीडियोस देखिए जो सिलेबस के अंदर हैं, उन्हें पूरा देखो और आसानी से काम करो। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप आसानी से मार्क कर पाओगे। ठीक है, रिविज़न क्लास क्यों बनाई है? ताकि आपको फाइनली फार्मूलाज पता रहें। ठीक है, आपके दिमाग में फार्मूला बने रहें कि ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया था। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा हो जाए। आपकी बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी इसलिए करवा रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर बाहर से अगर आ जाए तो कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा हुआ मिले। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अरे भगवान ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चैप्टर है हमारे पास में विद्युत विभव और हम अभी इसके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करना चालू करेंगे कि विद्युत विभव में हमने क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो विद्युत विभव का है, तो आपको विद्युत विभव पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, उस पर हमें विभव ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव अनंत से किसी एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। और ये जो कार्य जब किया जाए तो ये बात ध्यान में रखिएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो विभव का अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे पास में विभव के लिए एक चीज मिल जाती है। क्या भाई? V इज इक्वल्स टू होता है W डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। या फिर विभवांतर जो होता है VAB, 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो होता है वो क्या होगा? WAB डिवाइडेड बाय Q या फिर Q0। ठीक है, यहाँ से आपको इसका मात्रक भी पता चल जाएगा। देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है ना। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जो है किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है। और जिसे हम वास्तविकता में क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट बोलते हैं। आप सभी को पता है यही होता है। तो ये डेफिनेशन आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये बात और ध्यान में रखना, विभवांतर जो है वह पथ पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो किया गया कार्य है वो कौन से क्षेत्र में कर रहे हो? विद्युत क्षेत्र में कर रहे हो। विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसलिए फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि विभव का फॉर्मूला क्या होगा विद्युत क्षेत्र के रेस्पेक्ट में। तो हमने पढ़ा था कि किसी बिंदु पर विभव होता है माइनस अनंत से लेकर उस बिंदु तक का पॉइंट, और हम लिखते हैं E सदिश डॉट DR सदिश। आप इसे E सदिश डॉट DL सदिश भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके कई फॉर्मूले देखे गए हैं। अगर मैं आपको और फॉर्मूलाज की बात करूं जिसके ऊपर आपको बेसिकली न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, तो एक फॉर्मूला ऐसा भी है। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध वाला फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा। उसमें कुछ ऐसा किया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो E सदिश बराबर होता है माइनस डेल V अपॉन डेल X I कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Y J कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Z K कैप। ये शायद आपको याद हो, है ना। ग्रेडियंट ऑफ V हम इसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र सदिश क्या होता है? माइनस ग्रेडियंट ऑफ V होता है।
ठीक है, ये होता है। एक ऐसा भी हम लिखते हैं क्या कि E इज इक्वल्स टू माइनस का dv डिवाइडेड बाय dr। कई किताबों में इसे माइनस का dv डिवाइडेड बाय dx भी लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भी दूरी है तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर एक पॉइंट आता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता देखा जाए तो ये विभव प्रवणता ही है, ठीक है। dv अपॉन dx या dv अपॉन dr विभव प्रवणता ही है। तो विभव प्रवणता का कई बार मात्रक पूछ लेता है, तो क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर हो गया, ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया ये काम। अब इसके बाद में हम बहुत सारे बिंदुओं पर विभव देखते हैं, जैसे एक बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विभव। बात को समझिएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहां पर कोई आवेश है, मूल आवेश, ठीक है, और इस मूल आवेश के कारण ये कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पर आपको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, Vp ज्ञात करना है। तो आपको मूल आवेश से इस पॉइंट तक की दूरी पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज कीजिए वो दूरी कितनी है, r है। तो फिर ये Vp का मान कितना होगा, तो हमने बोलते हैं Vp इज इक्वल्स टू होता है KQ डिवाइडेड बाय R। तो अगर मैं निर्वात की बात करूं तो निर्वात के अंदर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है। और अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में, मतलब आवेश और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में अगर कोई माध्यम भरा हुआ होता तो मैं लिख सकता हूँ V माध्यम। तो माध्यम के लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन R यूज करते हैं क्या, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R और आ जाएगा और Q डिवाइडेड बाय R। आप देखेंगे कि माध्यम डालने पर विभव के मान में कमी आती है, ठीक है। ये क्या होता है, निर्वात वाला जो विभव है उसमें किसका भाग लग रहा है, एप्सिलॉन R का भाग लग रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसे बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होता है Vm इज इक्वल्स टू V नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। V नॉट किसको, निर्वात में विभव को प्रदर्शित करता है। निर्वात में विभव कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो बिंदु आवेश के कारण विभव हमने डिस्कस किया। ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। अब अगर बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण पर्टिकुलर पॉइंट पे विभव ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए, तो हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे विभव होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट। सभी बिंदु आवेशों के कारण विभवों का बीजगणितीय योग होता है। ये शायद आपको याद भी होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत कुछ पढ़ा था विभव के लिए। हाँ, अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। क्या एग्जाम्पल बताए थे कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 3 आवेश दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इसके केंद्र पर विभव कितना होगा, है ना। तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये लगाओ V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमने लिखा K पहले आवेश के कारण प्लस K दूसरे आवेश के कारण फिर Q3 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो आप K डिवाइडेड बाय R को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, यहाँ पर बस R निकालना होता, R ये वाली दूरी, ये R है ना, ये R है। तो R का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज के लिए, आंसर होता है A डिवाइडेड बाय √3। ध्यान में रखिएगा, R का फॉर्मूला क्या रखना है आपको, A डिवाइडेड बाय √3। A क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा है ये, ठीक है। फिर ऐसे ही एक वर्ग के लिए भी, कि वर्ग के केंद्र पर विभव कितना होगा, वर्ग के केंद्र पर विभव कितना होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर 4 आवेश मान लीजिए, Q1 प्लस Q2 और Q3 और Q4, और यहां पर केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर सारे आवेश समान परिमाण के हैं तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अगर समस्त आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में समान है तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, लेकिन विभव 0 नहीं होगा, ठीक है। तो विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, तो ये सारी जो दूरियां हैं ये R है और वर्ग की भुजा को हम लिखते हैं A। तो यहां पर A का फॉर्मूला, सॉरी R का फॉर्मूला होता है A डिवाइडेड बाय √2। ध्यान में रखिएगा,
और सभी आवेशों के कारण विभव को जोड़ लीजिए। मतलब V इज इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस V4। और V कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है क्या, K Q1 डिवाइडेड बाय R प्लस K Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस K Q3 डिवाइडेड बाय R प्लस K Q4 डिवाइडेड बाय R हो जाएगा ऐसे ही। और ऐसे ही क्या था, एक समषटभुज के कारण भी था नहीं था, वहां पर 6 बार जुड़ता। क्लियर है ये बात। और वहां पर R बराबर क्या होता है, A होता है। मतलब षटभुज की भुजा और R दूरी दोनों बराबर होता है वहां पर, बस इतना ही अंतर था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार के लिए इस चीज को उतारे, फॉर्मूलाज एक जगह रह जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी आगे की चीजों को समझने में। ठीक है, जल्दी से उतारे। वैसे विभव सदिश होता है या अदिश होता है, ये बताओ मेरे को, क्या होता है, अदिश सदिश? अदिश होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, विभव कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। चलिए काम करो, उतारो। तो फिर मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, और तो ये यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि रब करने वाला टाइम जो है वो हट जाए बच्चों। ओके, देखिए अब हम देख रहे हैं बच्चों नेक्स्ट कि बहुत सारे हैं, जैसे गोला है, गोले के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना होता है बच्चों, आपको याद होगा, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, आर स्क्वायर, यही होता है। अगर हम अक्ष की बात करें, विभव कहाँ पर, अक्ष पर, अक्ष पर थीटा का मान बच्चों 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री होने के कारण वहाँ विभव हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो कॉस थीटा है, कॉस 0 का मान 1 हो जाता है ना। और अगर निरक्ष की बात करें तो क्या होगा भाई देवताओं, ये पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव कितना होता है, कितना होता है भाई। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखो, निरक्ष पर 90 रखोगे तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो फिर विभव भी कितना आता है, 0 आता है। ध्यान में रखिएगा, ये अच्छा सवाल है एक। ठीक है, फिर इसके बाद में गोले के कारण विभव, तो देखिए खोखला गोला कोर्स में नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन ठोस चालक गोला तो है कोर्स में, है नहीं है। ठीक है, तो ठोस चालक गोले को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने लिखना है क्या, विभव किसके कारण, ठोस चालक गोले के कारण। विभव और किसके कारण, ठोस चालक गोले के कारण। अब ये चीज सेम है, खोखला गोला और ठोस चालक गोला मैंने आपको पहले भी बताया है सेम है। तो वहां पर विभव कैसा होगा, तो हमने बोला 3 बिंदु, 3 क्या 4 बिंदु देखेंगे। एक बाहर आउटसाइड कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। कब, जब स्मॉल आर की वैल्यू किससे ज़्यादा हो, कैपिटल आर से, गोले की त्रिज्या से ज़्यादा हो। ठीक है, फिर विभव नेक्स्ट है सरफेस पर, सतह पर, सतह पर कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। सतह पर मतलब स्मॉल आर की जगह क्या आ जाता है, कैपिटल आर आ जाता है, गोले की त्रिज्या आ जाती है। ठीक है, आर शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है, और फिर अंदर, तो आपको ये बात ध्यान में रखना, अंदर उतना ही विभव होता है जितना सतह पर विभव होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। और ये कब, जब स्मॉल आर का मान किससे कम हो, कैपिटल आर से। और फाइनली केंद्र पर विभव कितना होता है, केंद्र पर, वी एट सेंटर, उतना ही जितना सतह पर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0, केंद्र तो तभी मिलेगा। तो आप देखेंगे 3 जगह विभव एक समान है, जबकि बाहर जो है विभव कम हो जाता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है स्मॉल आर के। ग्राफ अगर आप देखोगे तो ग्राफ कैसा जाएगा देवताओं, अब तो ग्राफ पता लग ही जाना चाहिए। स्मॉल आर, वी, यहाँ पर सतह तो कैपिटल आर आएगा, ये वाला मान स्मॉल आर इज लेस देन आर, और ये स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, ऐसे तो लिखते हैं। हम देखते हैं कि अंदर
केंद्र और सतह पर विभव एक समान चलता है, 3 वैल्यू एक जैसी है, ठीक है। तो फिर ये नियत मान है, केंद्र से लेकर सतह तक नियत मान है ना। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं ये तो व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है तो विभव कम होगा, ऐसा, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर आप ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये क्या है, वी एट सरफेस है, और इसको लिख लीजिएगा के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, है ना। इस पॉइंट को ऐसा बना लीजिएगा और बता दीजिएगा, नहीं तो यहाँ लिख दो के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ बस बढ़िया लगनी चाहिए, अगले को देखने में मज़ा आना चाहिए कि अगले ने काम किया है बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब ग्राफ बनाओ तो ये चीज़ें लिखो तो बहुत बढ़िया, अगर आपको अच्छे से पता है तो, नहीं पता है तो फिर ग्राफ बना दो, ठीक है। और वैसे तो ग्राफ तभी बनेगा जब ये फॉर्मूला बताओगे भाई। फिर विभव वापस से हमें कहाँ देखना है, इस बार ठोस अचालक गोला, कौन सा बच्चों, ठोस अचालक गोला, ठीक है। ठोस अचालक गोले में आयतन में भी चला जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमने बोला सबसे पहले तो बाहर उतना ही जितना दिख रहा है आपको, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये चेंज नहीं होने वाला, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। फिर सतह पर भी इतना का इतना बच्चों, जितना वहाँ पर था, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। यहाँ पर चेंजेस है, कहाँ पर, अंदर, इनसाइड, वी इनसाइड कितना, तो देखिए के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर और 2r स्क्वायर, ठीक है। फिर सॉरी आर स्क्वायर नहीं, आर क्यूब आएगा, कैपिटल आर क्यूब। फिर यहाँ पर 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ होता है, अंदर इतना ही विभव होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, और यहाँ पर 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखें, स्मॉल आर उस बिंदु की दूरी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूछता है कि अचालक गोले के केंद्र पर, अचालक गोले के केंद्र पर विभव कितना होता है। आंसर है 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्मॉल आर कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो फिर ये आएगा, जो किसके बराबर है, आंसर है 3/2 सतह पर विभव के। तो ये चीज के ऊपर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल मतलब छोटा 1 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, बोल देगा कि सतह पर विभव इतना है तो केंद्र पर विभव कितना होगा, या फिर केंद्र पर विभव इतना है तो सतह पर विभव कितना होगा। उल्टा कर सकता है अचालक गोले के लिए, जबकि चालक और ठोस गोले के अंदर क्या होता है, जितना केंद्र पर विभव होता है उतना ही सतह पर विभव होता है, तो दोनों में बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये दिमाग में रह जाएगा ना देवताओं, रखना ही पड़ेगा भैया, रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में समविभव पृष्ठ भी आता है इस बीच में। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा ध्यान में रखना कि वह पृष्ठ जहाँ पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहना चाहिए, समान होना चाहिए। फिर उसके गुण थे क्या, कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इस लाइन को तो अपने दिमाग में रख लो बच्चों। अगर समविभव पृष्ठ है और उस पे आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जा रहे हो, किया गया कार्य हमेशा 0 बोलना बच्चों, हमेशा। क्यों, क्योंकि विभव समान है तो विभवांतर रहा ही नहीं, विभवांतर रहा नहीं तो किया गया कार्य कितना, 0 होता है, ठीक है। फिर समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये बात ध्यान में रखना। कोई भी चालक की जो सतह होती है वो एक अच्छा समविभव पृष्ठ भी होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक। हम पढ़ेंगे, वैसे एक किताब में क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पर और डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये समविभव पृष्ठ भी हो जाएगा। इसके बाद में विद्युत द्विध्रुव के बारे में दो तीन चीज़ें आती हैं। क्या भाई, क्या चीज़ें हैं वो, तो सबसे पहला विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, ये ध्यान में रखना बच्चों। घुमाने में किया गया कार्य होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक। और θ1 से θ2 कोण पे घुमाने में किया गया कार्य θ1 कोण से θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो वो होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2,
ठीक है। लेकिन जनरली हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हम मान के चलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, तो उस केस में फिर θ1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, चलिए फिर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ये कितनी होती है, तो स्थितिज ऊर्जा को मैं यू लिख देता हूँ, ये होती है माइनस का पी ई कॉस थीटा, जिसे आप ऐसा भी लिखते हैं माइनस का पी सदिश डॉट ई सदिश। ठीक है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है ना, और कॉस को हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट ही लगाते हैं, ये बात और ध्यान में रखना। अब कई बार ये और पूछता है कि स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान कब होता है। ठीक, तो हम बोलते हैं जब थीटा की वैल्यू समझना 180 डिग्री होती है। थीटा की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री, तो cos 180 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस गुणा हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा क्या, तो u बराबर पी ई आ जाएगा। ये अधिकतम मान होता है u बराबर पी ई। ठीक है, ये u मैक्सिमम होता है, u मैक्सिमम कितना, पी ई। ठीक है, कब होता है, जब थीटा का मान 180 डिग्री होता है, मतलब अस्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था के अंदर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और न्यूनतम के लिए यू मिनिमम कितना होगा, तो हम बोलते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 0। थीटा जब 0 रखोगे आप यहाँ पर, तो cos 0 का मान 1 होता है, 1 को माइनस से गुणा करोगे माइनस ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का पी ई। ठीक है, कब, थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ये स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति है। थीटा बराबर 0 स्थायी साम्य अवस्था ही होती है ना। ठीक है, ये स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति है। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो हमें पता रहनी चाहिए बच्चों। एक चीज और रह गई है कि 2 आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा और अधिक आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। ठीक, 3 आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा नॉर्मली पूछता है, तो वो और बता देता हूं मैं। हाँ भाई, देखिए पॉइंट है हमारे पास में, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R होती है। अगर यही 3 आवेशों का निकाय होता, 3 आवेशों के निकाय हेतु कितना होता है बच्चों, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, जितने आवेश बोले उतने डॉट बना लो, तो ये 1, ये 2 और ये 3, फिर कॉम्बिनेशन बनाना। चलो पहले 1 का 2 के साथ में और 1 का 3 के साथ में कॉम्बिनेशन, तो होगा K Q1 और Q2 पहले और दूसरे का डिवाइडेड बाय R12 प्लस पहले और तीसरे का K Q1 और Q3 डिवाइडेड बाय क्या, R23। अब कौन देखो, तो 1 का 2 के साथ में भी हो गया, 1 का 3 के साथ में भी हो गया। अब 2 पर आओ, तो 2 का 1 के साथ में हो चुका है, किसके साथ में बच गया, 3 के साथ में, तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R, अरे एक मिनट यहाँ पर 13 आएगा, R23। ठीक है, ये 3 आवेशों की निकाय की क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये तरीका है कि आप कॉम्बिनेशन को सेट करो, आपका काम हो जाएगा। अगर n आवेशों का निकाय होता तो तब मैंने आपको एक तरीका बताया था, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इसमें 1/2 आगे लगता है, ये ध्यान रखना। बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं बस 1/2 को, ये ध्यान में रखना, नहीं तो वीडियो देखो ये 1/2 क्यों लगता है। ठीक, फिर कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो हम बोलते हैं I का मान 1 से लेकर n तक, फिर J का मान 1 से लेकर n तक, और I का मान कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, J के। देखो 1 2 1 3 2 3, कभी भी 2 2 नहीं आया, 3 3 नहीं आया। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, K Q1 नहीं QI QJ डिवाइडेड बाय RIJ, ये फार्मूला हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, चलो इसको उतारो एक बार के लिए, जल्दी से उतारे।
जल्दी से उतारिए बच्चों इसे। इसे मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को वापस से एक बार के लिए पॉज कर देता हूं मैं। हाँ भाई, तो अब न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं। एक बार देख लेता हूँ वीडियो चालू हो गया, ओके चल रहा है। न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं। न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चालू करते हैं। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये सवाल कुछ इस तरीके से हैं कि आपका रिवीजन और हो जाएगा, लास्ट वाले 2 चैप्टर का और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला सवाल देखो क्या दिखाई दे रहा है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है। अब विद्युत तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वो ऐसा पूछ रहा है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E, और E के 2 मात्रक हमें पता है, क्या, एक तो न्यूटन प्रति कूलाम और एक वोल्ट प्रति मीटर। यही 2 मात्रक हम यूज करते हैं, ठीक। देखो कौन सा मैच कर रहा है। देखिए बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे न्यूटन प्रति मीटर, ये तो गलत हो गया क्योंकि कूलाम आता तो ठीक हो जाता। ये देखिए वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा मीटर इनवर्स लगा रखा है मतलब प्रति मीटर है, ठीक है। हाँ सी और ये तो डी तो खत्म हो गए। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। तो वोल्ट प्रति मीटर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बोला विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र देखो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। तीसरा देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव ही लिखा हुआ है तो मैं विद्युत द्विध्रुव बोल रहा हूँ, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी बल होगा। देखो अगर विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उस पर परिणामी बल सदैव क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लगने वाला परिणामी बल कितना होता है द्विध्रुव पर, 0 होता है। द्विध्रुव की बात कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि उसमें प्लस का आवेश होता है और माइनस का आवेश होता है। प्लस के आवेश पर QE और माइनस के आवेश पर माइनस का QE बल लगता है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0, ए ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ का तो आंसर आपको पता लग जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आएगा। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के मध्य संबंध देखिए, x के साथ में देखना है तो हम बोलते हैं E इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस का dV डिवाइडेड बाई dr की जगह मैं क्या लिखूं, dx लिख लूं, ठीक है। ये देखिए माइनस का dV डिवाइडेड बाई dx, फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। कंफ्यूज मत हो जाना, पता चले तुम V यहाँ लिख दो और E यहाँ लिख दो, नहीं देवता हूँ, ऐसी रामायण मत कर देना। फिर देखिए, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। अब देखो खोखले गोले को हटा करके आप ठोस चालक गोला कर लो, दोनों में सेम सिचुएशन है। आवेशित, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए, आवेशित ठोस चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अंदर किसी भी ठोस चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों, 0 होती है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। तो 0 आएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे देखिए 6th क्वेश्चन। 6 क्या बोल रहा है, यदि खोखले गोलीय चालक को हटाओ और इसी जगह ठोस चालक गोला लगाओ, तो मैं बोल रहा हूं यदि किसी ठोस चालक गोले को धनावेश दिया जाए तो उसके भीतर विभव होगा क्या बच्चों। देखो ये बात ध्यान में रखना, धनात्मक आवेश के कारण विभव धनात्मक, ऋणात्मक आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो धनात्मक होगा तो ये तो निश्चित है कि धनात्मक ही होना है, ऋणात्मक नहीं होगा। तो डी ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गया। और विभव कभी भी 0 नहीं होता गोले के अंदर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव 0 नहीं होता, तो ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बच गए कौन से, बी और सी, धनात्मक और समरूप और धनात्मक और असमरूप होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सतह की बात करें और अंदर बात करें तो हर जगह विभव क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, हर जगह एक जैसा ही विभव होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोलना है, धनात्मक विभव होगा और एक समान होगा। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 6 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7वां देखिए, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र, खोखले को हटा दो, क्या लगाओगे, ठोस चालक गोला लगा दो। आवेशित ठोस चालक गोले के केंद्र पर क्या भाई, देखिए 7वां है ना, तो कोई भी चालक गोला हो, ठोस चालक गोला, उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है, जबकि विभव कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र तो 0 होता है लेकिन विभव 0 नहीं होता, या विभव अशून्य होता है,
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होता है। नहीं भैया, विद्युत क्षेत्र ही शून्य है। विभव शून्य होता है, नहीं ये भी गलत हो गया। सी देखिए, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक बात है, विभव नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन चूज करोगे, दोनों ही अनंत होते हैं, ये तो गलत हो गया। आठवां देखिए, आठवें में क्या बोल रहा है वो, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x दिशा में है, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है? x है, तो फिर क्या बोल रहा है? समविभव तल होगा इसके लंबवत। अब x दिशा के लंबवत कौन सा तल होता है बच्चों? yz तल होता है। कौन सा तल होता है? yz तल होता है, ध्यान में रखिएगा। तो समविभव तल कौन से पे होगा? yz तल में होगा, बी ऑप्शन। ये शायद लास्ट वाले वीडियो में भी आया था, है ना। ओके, अगला देखिए 9th वन, क्या बोल रहा है? 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करने की आवश्यकता होती है। आवेश कितना भैया? 2 कूलाम, ठीक है। कितना कार्य कर रहे हो? 20 जूल कार्य कर रहे हो। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर वोल्ट में होगा। विभवांतर क्या? W डिवाइडेड बाई Q होता है क्या बच्चों? W की वैल्यू 20 में भाग लगाओगे किसका? 2 का, कितना आएगा? 10 वोल्ट, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों? 10 वोल्ट होगा। ए ऑप्शन परफेक्ट है, 10 वोल्ट, ठीक। अगला देखिए 10वां, क्या बोल रहा है? एक बिंदु आवेश कैपिटल Q से स्मॉल r दूरी पर विभव का मान होता है। विभव किसी भी बिंदु आवेश के कारण कितना होता है? KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अब यहाँ पे आवेश Q नहीं दे रखा, कितना दे रखा है? कैपिटल Q। तो विभव कितना हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है? K की जगह बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऑप्शन देखिएगा, ये बिल्कुल सही होगा। कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ए पर दिखाई दे रहा है क्या? ए यही लिखा हुआ है, KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r। K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। पता चल रहा है? देख तो सारे अच्छे से देख लीजिएगा, संतुष्ट हो जाइएगा, फिर जाकर के टिक लगाइएगा। ओके, 11वां देखिए। अब डेरिवेशन तो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाए थे। 11वां सवाल दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑप्शन भी पता चल गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, तुम लिखते नहीं हो, गंदे बच्चे हो सभी के सभी। हाँ भाई, जिन जिन बच्चों ने मेरी बात मानी स्टेटस वाले, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, है ना। और जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 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 अपना स्टेटस बना लो, है ना। सब्सक्राइब द फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल और लिंक शेयर कर दीजिएगा। वहाँ स्टेटस डालने में क्या जाता है? 10 वैसे ही फ़ोटो डालते हो, एक फ़ोटो ये और डाल देना। ओके, ऑल राइट, देखिए क्या बोल रहा है 11वां। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विभव व्यंजक होता है। देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना होता है बच्चों? KP cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। K की जगह कितना देखना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखना है। तो देखिए, पहला देखिए, नहीं नीचे r ही आ रहा है, वैसे ही गलत हो गया। बी ऑप्शन सही है। K की जगह तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P है, cos थीटा भी ऊपर है, नीचे r स्क्वायर भी है, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। तो बी ऑप्शन परफेक्ट है। फिर 12वां देखिए, क्या बोल रहा है? 2 प्लेटों के मध्य विभवांतर 10⁵5 वोल्ट है। 2 प्लेटों के मध्य विभवांतर 10⁵5 वोल्ट। फिर इनके मध्य की दूरी d कितना? 4 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। ओके, इन प्लेटों के बीच में स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, आवेश कौन सा? इलेक्ट्रॉन, और इस पर लगने वाला बल F होता है QE, यही होता है। चलिए, तो अब आप ये समझिए कि मेरे को E चाहिए, क्योंकि Q का मान तो पता है। E कैसे निकलेगा? इससे निकलेगा, आप सभी को पता है। E = dV/dr लिख सकते हैं परिमाण रूप में, ठीक है। जहां R की जगह आप ये यूज़ करो, D यूज़ करो, तो मैं लिखूंगा V डिवाइडेड बाई D का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। V का मान कितना? 10⁵5 और D का मान कितना? 4 × 10⁻³
यही तो है। -3 को ऊपर क्यों लेकर जाओ, प्लस का 3 हो जाएगा क्या। तो 10 की घात 8/4, बस इतना रख लीजिएगा, सिर्फ इतना रख लीजिएगा, ज़्यादा रामायण मत पालिएगा। कितना, वोल्ट पर मीटर। ठीक, E आ चुका है, अब F निकालो। तो F = QE, Q का मान कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19, E का मान कितना, 10 की घात 8/4। ठीक है, इसका पॉइंट हटाऊं तो यहाँ से नीचे 10 का भाग लगा देता हूँ। ठीक है, 4 चौक क्या, 16। देखिए नीचे 10 का भाग लगाए तो ये 10 की घात -20 हो गया, -20 और प्लस का 8 कितना हो गया, -12। ठीक, तो ये हो गया 4 गुणा 10 की घात -12 बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से काम करोगे, ये एक अच्छा सवाल है। 4 गुणा 10 की घात -12, डी ऑप्शन। और देखो वैसे भी आपको इसके लिए क्या दे रखा था, एक संकेत भी दे रखा है, कुछ बच्चों ने तो संकेत देख करके पहले हल कर लिया होगा। हाँ भाई, अगला देखें क्या, 13वां। देखो 13वां, 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए। तो ये वैसे तो 4th चैप्टर का था। 2 सुचालक गोले, इनको क्या दिया गया, आवेश दिया गया, एक को Q1 और एक को क्या, Q2, और फिर इन दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो क्या होता है बच्चों, हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम तो काम करता है, लेकिन एक से दूसरे में क्या होगा, आवेश ट्रांसफर भी होगा। आवेश ट्रांसफर होगा तो जिस तार से होकर के वो ट्रांसफर होगा, उस तार में क्या होगी, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर प्रारंभिक ऊर्जा की बात करेंगे और अंतिम ऊर्जा की बात करेंगे तो हमें गैप दिखाई देगा। प्रारंभिक ऊर्जा ज्यादा थी और अंतिम ऊर्जा कम थी। बच्चे अब बोलेंगे कि सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि एक कम है और एक ज्यादा है। तो बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का नियम हर जगह लागू होता है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन जब हम ऊर्जा में व्यय की बात करते हैं तो जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाती है वही ऊष्मा क्षय होती है या ऊर्जा का क्षय होती है। ठीक, हमें वही निकालना होता है ना, ऊष्मा क्षय या ऊर्जा क्षय निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं, तो हम बोलते हैं प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। मतलब ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती लेकिन आवेश हमेशा संरक्षित रहता है इस केस के अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को वॉइड कर दिया है, गलत बता दिया। नहीं भाई, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। हम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करवाते हैं। कब, अगर ये क्षय की गई ऊर्जा भी क्या कर दी जाए, जोड़ दी जाए। तो क्षय की गई ऊर्जा प्लस अंतिम ऊर्जा, ध्यान में रखना, क्षय ऊर्जा प्लस अंतिम ऊर्जा बराबर होती है किसके, प्रारंभिक ऊर्जा के। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन हमें ये निकालना होता है कि क्षय की गई ऊर्जा हुई कितनी। वो कैसे निकालोगे, प्रारंभिक ऊर्जा में से किसको घटा दो, अंतिम ऊर्जा को। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ऊर्जा नियत नहीं रहती लेकिन आवेश सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, नहीं भैया प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जा अलग अलग हो जाती है। दोनों गोलों का आवेश संरक्षित रहता है, नहीं भैया। फिर ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहते हैं, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहते हैं, दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये क्या बात है, इसमें से कोई नहीं। ओके, मैंने ये बी गलत पढ़ लिया क्या। दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों का आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, मैंने गलत पढ़ लिया उसको। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आवेश संरक्षित रहेगा लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, ध्यान में रखिएगा। हाँ भाई, आगे चलिए। 14th आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक बार इसके लिए इसको मिटा देता हूँ। ओके, मार्कर को चेंज कर लेते हैं। देखिए 14th क्या बोल रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान होगा जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण हो। हाँ भैया, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ देता हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र है
और उसमें आपने किसको छोड़ दिया है, विद्युत द्विध्रुव को छोड़ दिया है। ठीक, निलंबित मतलब लटकाया हुआ है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान, तो ये है 14th क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें पता चले कि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, माइनस का पी ई कॉस थीटा, और इसका अधिकतम मान होता है यू मैक्सिमम, और वो होता है प्लस का पीई। और वो प्लस का पीई कब होता है, जब थीटा का मान कितना डिग्री हो, 180 डिग्री। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच का जो कोण है ना, वो कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और 180 को रेडियन में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूं, पाई रेडियन। रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई रेडियन। देखिए तो ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों, उसके ऊपर लगा लीजिएगा। फिर 15वां देखिए, 15th, पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रख दिया है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा, टॉर्क होता है बच्चों बलाघूर्ण। आप सभी को पता है बलाघूर्ण कितना होता है, टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। होता है नहीं होता, पहले ही चैप्टर का सवाल है ये। ठीक, तो पी क्या हो जाएगा, सॉरी पी सदिश क्रॉस ई सदिश हो जाएगा क्या, अगर मैं इसे क्या लिखूं, सदिश रूप में लिखूं तो लिख सकता हूं। देखिए पी सदिश क्रॉस ई सदिश, ये होता है टॉर्क। पहला ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है, अगला 16th देखें क्या, न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है मेरे को। यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो। हाँ भाई, अब देखो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना, E, और एक्सिस का A लिख देता हूं, के पी डिवाइडेड बाय आर क्यू, यही होता है। चलिए हो, तथा द्विध्रुव के लंब संधिभाजक रेखा पर 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो। ओके, इसको E1 दे रखा है। और आप समझिए E2 कब, लंब संधिभाजक मतलब निरक्ष। ये बात ध्यान रखना, लंब संधिभाजक क्या होता है, तो हमने बोला कि ये द्विध्रुव और इसका लंब संधिभाजक ये, और ये वाली रेखा कौन सी होती है, निरक्ष रेखा होती है। तो निरक्ष रेखा पर कितनी दूरी पर बच्चों, 2r दूरी पर। कितनी दूरी पर, 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है। तो निरक्ष पे कितना होता है, के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर की जगह कितना लिखूं, 2r, और उसका क्या, क्यूब। थोड़ी सी गलती कर रहा हूं मैं, क्या अक्ष पर कितना होता है, 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता है। ठीक है, चलिए अब क्या पूछ रहा है, हो तो ओके, इनमें से ऑप्शन हमें देखना है। ऑप्शन देखो भैया, हाँ तो भाग लगाओ। पहली बात तो ये बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा और लॉजिक देखूं तो ये बात और ध्यान में रखना कि निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस पी की दिशा के क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पर और क्या लगा दिया जाता है, माइनस और लगा दिया जाता है। तो अगर ऑप्शन में माइनस है तो माइनस वाला करेक्ट होगा, अगर माइनस नहीं है तो फिर हम परिमाण रूप में काम कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें E1 में E2 का डिवाइड लगाया, क्या होगा, KP से KP तो जाता रहा। चलो सॉल्व करो आगे, E1 बटा E2, तो ये 2 तो ऐसा का ऐसा और r क्यूब ऐसा का ऐसा। फिर यहाँ पर देखो 2r का क्यूब मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8r क्यूब हो गया। r क्यूब से r क्यूब क्या हुआ, चला गया, 8 कहाँ गया, ऊपर, हो गया 16। E1 बटा E2 बराबर 16, तो इसका मतलब E2 बराबर कितना हो गया, E1 बटा 16। अगर ऑप्शन ये है तो ये सही है, लेकिन अगर इसके साथ में एक ऑप्शन ये भी दे रखा है 16 बटा E1 बटा 16 भी दे रखा है, तो ये ऑप्शन ज्यादा सही है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये एग्जैक्ट बता रहा है कि निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा विपरीत होती है, किससे, द्विध्रुव आघूर्ण से। ठीक है, जबकि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होता है। ये बात ध्यान में रखना। तो अगर माइनस ऑप्शन में तो माइनस वाला करेक्ट होगा, अगर माइनस वाला नहीं है तो फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देख लीजिएगा। बी ऑप्शन देखो, E2 बराबर माइनस का E1 बटा 16, बी ऑप्शन में माइनस है, इसका मतलब यही एग्जैक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए 17th देखें, 17वां सवाल देखो।
हाँ भाई, एक मिनट। 17वां सवाल देखें। एक आवेशित गोलीय चालक, ठोस चालक मान दो आप, आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई है और चालक का विद्युत विभव V है। सतह की बात कर रहा है, पृष्ठ की बात कर रहा है। आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव होगा। देखो थोड़ा सा समझिए, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो हमने बोला E एट सरफेस होता है K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। और विभव कितना होता है, K Q डिवाइडेड बाय, ओके पृष्ठ बोल रहा है ना, तो कैपिटल R कर लो और यहां पर आएगा कैपिटल R, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक चल रहा है काम। अब वो क्या बोल रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को क्या रखना है, नियत रखना है, और त्रिज्या को क्या कर देना है, आधा कर देना है। ऐसे तो बोल रहा है ना कि आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E है, विभव V है, आवेश को नियत रखते हुए, ओके आवेश को नियत रखना है, क्यों नियत है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अगर त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, भैया त्रिज्या को आधा करो, आवेश तो नियत है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आवेश नियत है तो भैया। तो हमने बोला E एट सरफेस, अब नया वाला बोलो, नया वाला मैं E डैश लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा बच्चों वो देखिए, तो वो हो जाएगा K, आवेश तो Q ही था, इसको आधा करना है, आधा करना है तो इसका मतलब R/2 कर दूँ और इसका क्या करूँ, स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये करो K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और 4, तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 4KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आप देखेंगे कि प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र का कितना गुना, 4 गुना, विद्युत क्षेत्र का कितना गुना, 4 गुना। कब, जब त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। चलिए विभव देखिए, तो हमने लिखा KQ डिवाइडेड बाय, त्रिज्या को ही तो आधा करना था, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। चलिए KQ डिवाइडेड बाय R और 2 कहाँ चला गया, ऊपर। प्रारंभिक विभव का कितना, 2 गुना, ठीक है, ये V डैश कर लो, ठीक, पता चल गया। तो ये बात ध्यान में रखना, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा प्रारंभ का 4 गुना और विभव हो जाएगा प्रारंभ का 2 गुना। देखो पहला ऑप्शन, विद्युत क्षेत्र तो 4 गुना दिखाई दे रहा है और विभव क्या, 2 गुना दिखाई दे रहा है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है मेरे को, तो यही होगा। चलिए आगे काम करते हैं बच्चों। 18वां सवाल देखो, 18वां भी एक जैसा ही है, रिप्रिंट कर दिया गया इन्होंने। देखो एक बार के लिए 18वां पढ़ो जल्दी से। ये सवाल अच्छा था, लेकिन 18वें में क्या बोल रहा है, आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E और विभव V है। चलो वापस से वही लिखना था, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र इतना और ये इतना होता है, ठीक है, और विभव KQ डिवाइडेड बाय R, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यदि आवेश के पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए, भैया इस बार Q को नियत नहीं रखना, इस बार किसको नियत रखना है, सिग्मा को नियत रखना है, रखते हुए त्रिज्या को यदि आधा कर दिया जाए, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो विद्युत क्षेत्र और विभव के मान क्रमशः होंगे। अब भैया ये सवाल जो है वो होशियार, बहुत बढ़िया सवाल दिया है भैया। देखो क्या होता है, तो आप सभी को पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है Q डिवाइडेड बाई A, यही होता है। तो Q का फॉर्मूला क्या हो गया, तुमने बोला Q इज इक्वल्स टू हो गया सिग्मा इंटू A। सिग्मा तो चेंज नहीं हुआ लेकिन A चेंज हो गया है बच्चों, त्रिज्या को क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। तो ये तो प्रारंभ के Q का मान है, ठीक। प्रारंभ का Q कितना रखोगे आप, तो ये बात ध्यान में रखना, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। हमने बोला शुरुआत में E इज इक्वल्स टू होगा K और Q की जगह लिखेंगे सिग्मा और A की जगह गोले के लिए होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर।
नीचे डिवाइड देखो किसका लग रहा है, आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो जाएगा के सिग्मा इंटू 4 पाई। ठीक है, हालांकि ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताऊं क्या, देखो आगे सॉल्व करो। तो यहाँ पर क्या हो गया, के की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। वैसे भी किसी भी चालक के पृष्ठ पर कितना होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, चाहे वो गोला हो चाहे उसकी सतह कैसे भी हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलिए अब वो क्या बोल रहा है, सिग्मा को नियत करो और त्रिज्या को आधा कर दो। यहाँ पे त्रिज्या आ रही है क्या, कहीं पे नहीं आ रही। विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूला में पृष्ठ पर कहीं त्रिज्या नहीं आ रही है, त्रिज्या नहीं आ रही है और सिग्मा को वो चेंज नहीं कर रहा। सिग्मा को चेंज करता तो रामायण चेंज हो जाती। ठीक है, सिग्मा को चेंज कर नहीं रहा। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अंतिम विद्युत क्षेत्र प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र के बराबर ही होगा। ठीक, आगे काम करते हैं, विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वापस से फॉर्मूला पे आओ। तो हमने बोला V इज इक्वल्स टू के, क्यू की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और भाग लगाओ किसका, आर का। एक आर से एक आर कैंसिल। तो प्रारंभ में तो V का मान था, K की जगह आप चाहे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर। हो गया क्या, तो ये कितना हुआ, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर। तो ये प्रारंभिक विभव। ठीक, अब क्या बोल रहा है, सिग्मा को नियत रखो, त्रिज्या को आधा कर दो। त्रिज्या को अगर मैं आधा कर दूं तो नया विभव कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसा का ऐसा, और ये r/2 है ना। ये गौर कीजिए, ये प्रारंभिक विभव था, तो v डैश क्या हो जाएगा, प्रारंभिक विभव का क्या, आधा। विद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित है, लेकिन विभव जो होगा वह प्रारंभ का क्या, आधा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, करने का तरीका पता चल गया। E का फॉर्मूला क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। इस कारण विद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन विभव जो है वह त्रिज्या पे निर्भर कर रहा था, इस कारण वह आधा हो गया, क्योंकि त्रिज्या को क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ए ऑप्शन देखो, इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या, मेरे को तो वही दिखाई दे रहा है। इसमें भी ऊपर वाले में भी ए था, इसमें भी ए ही है। E और V/2, E और V/2। ठीक है, अगला देखिए 19वां। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है PE ब्रैकेट 1 - cos थीटा। ठीक है, W इज देखो पहला ही ऑप्शन, इसमें भी यही आएगा, PE 1 - cos थीटा। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ में आ गए क्या, MCQs पूरे हो चुके हैं। कितने किए अपन ने, 19। अब हम करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो दिमाग में जितने रिक्त स्थान हैं उनको भर लो। ठीक है, ओके। चलो, पहला, विद्युत विभव एक राशि है। कैसी राशि है भैया, अदिश राशि है। ठीक, इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या लिखेंगे, वोल्ट होता है। तो अदिश राशि और वोल्ट है इसका SI मात्रक। फिर अगला देखिए दूसरा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता का मान एवं दिशा में एक बिंदु पर ऋणात्मक के तुल्य होता है। अब भैया ये देखो, किसका मान, तीव्रता का मान, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु पर ऋणात्मक के तुल्य होता है भैया, माइनस का dV डिवाइडेड बाय dr होता है। मतलब विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के तुल्य। तो वर्ड क्या यूज करोगे, विभव प्रवणता। ठीक है, उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के तुल्य होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर तीसरा देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल्स टू होता है Q × 2A। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। SI मात्रक क्या है इसका, कूलाम मीटर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अरे ये ऐसा मत लिख दीजिएगा, M को आगे मत लगा दीजिएगा, मैंने बताया था वो मिली कूलाम बन जाएगा देवताओं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, है ना। अब हम बुक के क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुक के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं।
चलिए, तो सबसे पहला अति लघुत्रात्मक सवाल देखें आपकी बुक का। वो बोल रहा है विद्युत विभव अदिश राशि है अथवा सदिश राशि, बताइए कौन सी राशि है? अदिश राशि होती है। कौन? विद्युत विभव। फिर दूसरा बोल रहा है विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। तो हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। इस स्थिति में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर फॉर्मूला लिख दीजिएगा W/Q। ठीक है, V = W/Q, ये लिख दीजिएगा। क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं? तो ये भी एक गुण है समविभव पृष्ठ का कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, वैसे ही दो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब यहाँ पे कारण क्या दोगे? क्योंकि समविभव पृष्ठों के कटान बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे, जो संभव नहीं है। किसके दो मान? विभव के दो मान। कहां पर? समविभव पृष्ठ के कटान बिंदु पर विभव के दो मान प्राप्त होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो संभव नहीं है इसलिए। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है? किसी आवेश के कारण, तुमने बोला बिंदु आवेश के कारण विभव KQ/R होता है। फिर अनंत पर R की वैल्यू अनंत लिख दो, 1 अनंत हो गया कितना? 0। ठीक है, तो अनंत पर विभव कितना माना जाता है? 0। पृथ्वी के सतह का विभव कितना माना जाता है? 0। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो पता चल गया ये। तो किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव होता है 0, 4th कंप्लीट। फिर देखिए, क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव 0 हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है? उदाहरण दीजिए। आपको एक ऐसी जगह बतानी है जहां विद्युत क्षेत्र तो क्या होता है? विद्युत विभव 0 है, विद्युत क्षेत्र नहीं। तो विद्युत क्षेत्र का तो कुछ ना कुछ मान है ना, जबकि विभव का मान कितना है? उस बिंदु पर 0 है। ऐसी कोई जगह है क्या? गौर कीजिए, विभव 0 कहां था? तो हमने बोला द्विध्रुव का निरक्ष। द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान 0 था, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? KP/R3 है क्या वो पॉइंट? ठीक, तो हम बोलते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष रेखा पर विभव 0 होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। ठीक, या फिर आप क्या कह सकते हैं? दो परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश का जो मध्य बिंदु होता है ना, उस मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तो अशून्य होता है, जबकि विभव का मान क्या होता है? 0। ठीक है, ये बात है। दो परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव 0 जबकि विद्युत क्षेत्र अशून्य होता है। अगर ये नहीं याद रहे तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा तो ध्यान में रखिएगा, वहां पर विभव 0 होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। ठीक है, दिमाग में रहेगा। अच्छा सवाल है बच्चों, ये संभव है। ठीक है, जहां विद्युत क्षेत्र हो वहां विभव नहीं होगा, या जहां विभव है वहां विद्युत क्षेत्र नहीं हो, ऐसी भी जगह है। ठीक है, आगे 6th क्वेश्चन। 6th बोल रहा है क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है? अब ये उल्टा कर दिया शायद इसने, विद्युत क्षेत्र 0 लेकिन विभव का मान 0 ना हो, विभव का कुछ ना कुछ मान हो। भैया हो सकता है, तो वो देखो जहां विद्युत क्षेत्र 0 है, गोला, किसी भी चालक गोले का केंद्र, चालक गोले का केंद्र, ठीक है, केंद्र या फिर अंदर, तो हम बोलते हैं किसी भी चालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है, जबकि विभव का मान कितना होता है? KQ/R होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी ठोस चालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है जबकि विभव अशून्य होता है। याद रह जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, या फिर और कैसे? दो आवेश लो और दोनों ही परिमाण और प्रकृति में समान होने चाहिए। अगर ये प्लस का तो ये भी प्लस का, ये माइनस का तो ये भी माइनस का, और इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु इस वाले बिंदु पर,
अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको विद्युत क्षेत्र शून्य दिखाई देगा मध्य बिंदु पर। क्यों? क्योंकि ये जितना विद्युत क्षेत्र इस तरफ फेंकेगा उतना का उतना ये इस तरफ फेंकेगा। दोनों परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, एक दूसरे को जीरो कर देंगे। ठीक है, जबकि विभव में दिशा नहीं देखते, हम तो डायरेक्ट जोड़ते हैं v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, दो है, एक तो गोला, गोले का केंद्र, और दूसरा क्या है, दो परिमाण एवं प्रकृति में समान आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव शून्य नहीं होता। ठीक है, ये बात ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा सवाल है ये भी। ओके, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। एक समविभव पृष्ठ, पहले ही पढ़ लो, पृष्ठ कैसा है, समविभव है। हाँ भाई, एक समविभव पृष्ठ पर परस्पर 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के मध्य 200 माइक्रोकुलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। भैया समविभव पृष्ठ पे चाहे 200 माइक्रोकुलाम को लेकर के जाओ चाहे 1000 माइक्रोकुलाम को लेकर के जाओ, किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। ध्यान में रखिएगा। तो 7th का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज ध्यान में रखिए। ठीक है, 8वां देखिए क्या है, निम्नलिखित के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति क्या होगी। निम्नलिखित के कारण, अच्छा सवाल है बच्चों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 8वां, बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो हमने बोला क्यू आवेश, और इसके कारण समविभव पृष्ठ कैसे देखा जाएगा, तो ये ध्यान में रखो। ऐसे हम, ये जो तीर के निशान है ये क्या है, क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत बल रेखा की दिशा है। ये विद्युत बल रेखाएं हैं वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसी है। और आपको पता हो तो हम ऐसा गोला बनाते हैं डैश 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 करके, सकेंद्रीय गोले बनाते हैं। अरे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, है ना। ये सकेंद्रीय गोले ही क्या होते हैं बच्चों, समविभव पृष्ठ होते हैं। तो हम बोलते हैं आवेश को केंद्र मानते हुए खींचे गए सकेंद्रीय वृत्त या सकेंद्रीय गोले ही क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ। तो इनको समविभव पृष्ठ लिख दीजिएगा, समविभव पृष्ठ। और ये लाइन लिखी हुई होनी चाहिए, आवेश को केंद्र मानते हुए, लिख दो, आवेश को केंद्र मानते हुए बनाए गए सकेंद्रीय गोले ही, बनाए गए सकेंद्रीय गोले ही समविभव पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु आवेश के कारण हो गया ए। बी देखिए इसका, बी क्या बोल रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा बनाया था हमने, ऐसा बनाया था क्या, याद आ रहा है आपको, लेसन को पढ़ लीजिएगा आपको याद भी आ जाएगा। ठीक, और उसमें ऐसा कुछ बनाए थे हम, है ना। और ये क्या थे, समविभव पृष्ठ थे, याद हो रहा हो, नीचे लिख दीजिएगा समविभव पृष्ठ। और ये विद्युत क्षेत्र, ये समविभव पृष्ठ कैसे है, तो हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, इनका तल कैसा है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। और ये जो समतल है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समांतर। ठीक, तो हम बोलते हैं किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित समांतर समतल ही क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं। लिख लो, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत समांतर, लंबवत एवं समांतर समतल ही क्या होते हैं बच्चों, समविभव पृष्ठ होते हैं। ठीक है, या विद्युत बल रेखाओं की दिशा के लंबवत एवं समांतर समतल ही क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं। ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे 9 देखिए, जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तब इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा मान है। ठीक है, और ये विद्युत द्विध्रुव रख दिया आपने, एक आवेश प्लस का और एक आवेश माइनस का। अब ये बात ध्यान में रखो, विद्युत द्विध्रुव में दिशा कहाँ की ओर होती है, ये बात ध्यान में, कहाँ से कहाँ की ओर, प्लस से माइनस की ओर या माइनस से प्लस की ओर, बताओ, सोचो इस चीज को। तो हम बोलते हैं कि अगर इसको ऐसा रख दिया जाए तो फिर ये वाला तो होता है प्लस का और ये वाला होता है माइनस का,
तो इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, ध्यान में रखना। किसके लिए? विद्युत द्विध्रुव के लिए। विद्युत द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, अभी खैर वो अपना टॉपिक नहीं है। वो बोल रहा है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो कि ये है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो कि ये है, वो समांतर होनी चाहिए किसके? विद्युत क्षेत्र के। ठीक है, तो फिर थीटा का मान कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया क्या? ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? माइनस का पीई कोस थीटा, और कोस थीटा की जगह कितना लिख दो? कोस 0। कोस 0 का मान 1। आंसर आएगा कितना? माइनस का पीई। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा इसी स्थिति में होती है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा क्या आएगा? माइनस का पीई आएगा। उतार लीजिएगा इस चीज को। ओके, अगला देखिए 10वां। जब नहीं है, एक लिखा हुआ है। एक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के चालक गोले को आवेशित करने पर उसकी सतह पर 15 वोल्ट है, तो इसके केंद्र पर विभव कितना होगा? भैया चालक गोला है बच्चों, चालक गोले के केंद्र पर विभव और सतह पर विभव समान होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, चालक गोले के केंद्र और सतह पर विभव समान होता है। तो अगर केंद्र पर विभव 15 वोल्ट है तो सतह पर उतना ही होगा, या सतह पर विभव 15 वोल्ट है तो केंद्र पर उतना ही होगा। ध्यान में रखिएगा। तो सतह पर दिया हुआ है, सतह पर कितना? 15 वोल्ट। तो केंद्र पर कितना? 15 वोल्ट। किसके लिए? चालक ठोस गोले के लिए, चालक गोला। ठीक है, अगला देखिए 11वां। क्या बोल रहा है? एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के समरूप आवेशित अचालक गोले की सतह पर विभव, देखो अचालक गोले की सतह पर विभव कितना? 10 वोल्ट। इसके केंद्र पर विभव कितना होगा? अचालक गोले के केंद्र पर विभव कितना होता है? सतह का 3/2 गुना। यही तो होता है, 1.5 गुना होता है। ये डेरिवेशन भी याद रख लेना, ये डेरिवेशन पूछी जा सकती है भैया। कट गया, कितना आएगा? 15 वोल्ट। ठीक है, कहां पर? केंद्र पर। ओके, तो ये सवाल हो गया। 12वां सवाल देखिए, निर्वात में किसी बिंदु x y z सभी मीटर में है पर विद्युत विभव v बराबर 2x², y और z तो रहा ही नहीं देता हूं, तो v x में दे रखा है। 1 2 3 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो वो वाला फॉर्मूला याद है क्या आपको? E बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। याद है क्या ये वाला? यहां पर अगर आप देखोगे तो विभव जो है वो कितना दे रखा है? 2x³। सिर्फ x का ही पद है। और ये 12वां सवाल था, कौन सा सवाल है? 12वां ही है, 12वां ही है। अगर आप देखेंगे बच्चों, विभव में सिर्फ x का ही पद है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर y का पद होता तो डेल वी अपॉन डेल वाई भी निकालते, और अगर z का पद होता तो डेल वी अपॉन डेल जेड भी निकालते। लेकिन सवाल हमारे लिए सिंपल हो गया, तो हमने देखा कि अगर ऐसा है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स करो, और अब आपको अवकलन करना आना चाहिए, है ना? तो दो तो ऐसा का ऐसा, x³ का अवकलन क्या होगा? x³ का अवकलन होगा, घात आगे आ जाएगी, और एक घात क्या हो जानी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। तो 3 की जगह क्या? 2, घात आगे और एक घात कम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6x²। ठीक है, तो ये मान आ गया किसका? डेल वी अपॉन डेल एक्स का। अब देखो डेल वी अपॉन डेल वाई निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वाई है नहीं, 0 लिखेंगे। डेल वी अपॉन डेल जेड भी नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे जेड नहीं है, 0 लिखेंगे। तो ये दोनों तो 0, हटाओ इनकी रामायण। तो विद्युत क्षेत्र सदिश हो जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप। ये हो जाएगा माइनस 6x², और यहाँ पर क्या? आई कैप। ठीक, देखो भाई कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है? 1, 2, 3 पर। x की जगह कितना? 1, y की जगह 2, z की जगह 3। ये दोनों तो है ही नहीं, कहाँ रखोगे? x की जगह तो रखोगे 1, कितना आएगा? माइनस का 6 आई कैप। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे। चलिए, ओ दूर से देख रहा था इसलिए घात मिसमैच हो गई बच्चों।
2 दे रखी है तो 2 से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फाइनल आंसर माइनस का 4 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्यूब से कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, अगला देखिए 13वां, 2 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक थोड़ी देर पहले लिखा था, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मत कर देना R। ठीक है, 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखा था मैंने, शुरुआत में ही लिखा था क्या, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 लिखा था। ठीक है, ऑलराइट। आगे देखिए विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक, ये भी शुरुआत में पढ़ा था, वोल्ट प्रति मीटर। देखा था नहीं देखा था ये सवाल। आगे 16वां, एक इलेक्ट्रॉन को 2 बिंदुओं के मध्य जिनके विभवांतर 20 वोल्ट हैं ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। बहुत सिंपल हो गया, आवेश का मान दे रखा है, इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 गुणा 10 की घात -19। फिर आपको किया गया कार्य निकालना है जहां विभवांतर दे रखा है, विभवांतर कितना दे रखा है भैया, कहाँ गया सवाल, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये 16 सवाल है ना। ठीक, तो फिर किया गया कार्य क्या होता है, QV, अरे V इक्वल्स टू W/Q होता है, तो किया गया कार्य QV, गुणा कर लो इन दोनों को, 16 दूना 32 होता है भैया, तो 32 गुणा 10 की घात -19 जूल। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, आगे 17वां, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर निर्वात में विभव 10 वोल्ट है। अच्छा सवाल है ये। यदि बिंदु के चारों ओर 2 परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया जाए तब विद्युत विभव क्या होगा। देखो माध्यम में विभव पूछ रहा है जबकि निर्वात में विभव दिया हुआ है, और मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था निर्वात में विभव और माध्यम में विभव का। लिखाया था नहीं लिखाया था क्या भाई, V माध्यम में विभव बराबर होता है निर्वात में विभव बटा εr। देखिए ये पूछ रहा है और ये विभव दिया हुआ है, निर्वात का विभव जो है वो 10 वोल्ट है सवाल में, और परावैद्युतांक कितना दे रखा है 2, तो माध्यम में विभव कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। सिंपल सवाल, अच्छा सवाल। चलिए 18वां, विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र E में 0 से 180 तक घुमाने में किए गए कार्य का मान कितना होता है, कितना, Pe1 माइनस कोस थीटा, यही तो होता है घुमाने में किया गया कार्य 0 से 180 तक। ओके 100, ओके मान नहीं रखा देवताओं, सॉरी Pe यहाँ पे cos θ1 माइनस cos θ2 रखो, θ1 की जगह तो 0 और θ2 की जगह 180, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक ही आएगा। ठीक है, और cos 180 का मान कितना होता है माइनस का 1, माइनस माइनस क्या प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2Pe। ये ध्यान में रखना भैया, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख करके ही रह जाता, मान रखना भूल गया था। ठीक है, आगे देखिए पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। कितना माना जाता है 0। फिर दूसरा 20वां देखिए, यदि विभव फलन V बराबर 4x + 3y वोल्ट हो तो 2,1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण पूछ रहा है, साफ साफ बोल रहा है, ध्यान में रखिएगा। देखिए V इक्वल्स टू कितना दे रखा है 4x + 3y। सवाल अच्छा है, सबसे पहले तो निकालें del V/del x, कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा y के पद में। ठीक, और x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो ये मान आएगा 4। फिर निकाल दो del V/del y, अरे ये पता चल रहा है ना बच्चों, x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर इसका x के सापेक्ष करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करो, y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का अवकलन तो 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और y का अवकलन कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 3। विद्युत क्षेत्र क्या होगा सदिश रूप में, हम बोलते हैं माइनस del V/del x i कैप
प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, ठीक है। फिर माइनस ऐसा का ऐसा, मान रखो 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 आई कैप और माइनस का 3 जे कैप। लेकिन पूछ ये नहीं रहा, वो विद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछ रहा है, मात्रक वोल्ट पर मीटर। परिमाण देखोगे तो परिमाण निकालना आना चाहिए, आई कैप के पद का वर्ग या गुणक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणक का वर्ग, जे कैप का गुणक माइनस का 3 और इसका वर्ग, और उसका क्या अंडर रूट, ये होता है परिमाण, ठीक है। संख्यात्मक मान, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका अंडर रूट 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हो गए बच्चों। आज अपन ने खूब सवाल किए हैं, ये 20 सवाल और जो मैंने ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, अगर ये तैयार कर लिए तो चैप्टर नहीं छूटने वाला, ठीक है। अब उम्मीद कर रहा हूँ आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि सर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे को दे दो, देता हूँ मैं तुम्हें PDF फाइल सेंड भी कर दूंगा, तुम उसे स्टोर करके भी रख लोगे, लेकिन कभी सॉल्व नहीं करोगे, इसलिए मैंने सेंड ही नहीं करी। देखो तरीके से वीडियो सॉल्यूशन देखो, तुम्हें काम पता चलेगा, ठीक है, इसलिए नहीं सेंड कर रहा हूँ। मेरे को पता है नोट्स भेजते हैं, 100 बच्चों को नोट्स अगर भेजते हैं ना, तो 100 में से मात्र 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स को थरली पढ़ते हैं। बचे हुए तो सिर्फ हाँ नोट्स आके उनको रख लो सहेज करके, कहाँ लेकर के जाओगे उन नोट्स को भाई, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। चलिए वीडियोस को लगातार देखते रहें, स्टडी लगातार करें, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।